हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर बच्चों के लिए बीएड सेकेंड ईयर पेपर नंबर 3 है आपका, चैप्टर 3 दल निर्माण यानी कि टीम बिल्डिंग। ठीक है, अब जो टीम होती है, पहले इसका एक थ्योरी पोर्शन समझ लेते हैं, देन हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो टीम बिल्डिंग है क्या। अब यहाँ पर देखो, दल निर्माण, जैसे कि जब एक लीडरशिप होती है, एक नेता होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। वो क्या करता है, बहुत सारे टीम्स बनाता है। ठीक है, अब वो टीम बनाता है तो उसमें भी उसको अपना नेतृत्व फॉलो करवाना होता है। ठीक है, यानी कि अपनी लीडरशिप की भी क्वालिटी दिखानी होती है और उनसे अपने काम भी करवाने होते हैं जो कि उसने ऑर्गेनाइजेशन या टीम बनाई होती है उससे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हर एक चीज़ के लिए टीम बन जाता है। क्लियर। तो इसी तरीके से यहाँ पर टीम बिल्डिंग, अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल भी क्या है, एक तरीके का टीम बिल्डिंग है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और वहाँ पर प्रिंसिपल होता है, जिसका मुखिया क्या होता है, प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल होता है। स्टूडेंट्स उसमें टीम हो जाते हैं। ठीक है, और टीम वर्कर्स में आ जाते हैं टीचर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टीम बिल्डिंग के बारे में समझना है। अब इसके बेस पर कुल यहाँ पर 20 to 21 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, प्लस मैं भी मोटिवेट हो सकूं। सो स्टार्ट करते हैं चैनल वीडियो को। चैप्टर 3 है टीम बिल्डिंग। तो आंसर नंबर 1, शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है विद्यालय, शिक्षक, कक्षा या पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो शिक्षा का सबसे छोटा अंश कौन सा होता है, विद्यालय होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विद्यालय, यानी कि हमको शिक्षा कहाँ से मिलती है, स्कूल से मिलती है, तो सबसे छोटा अंग हो जाता है इसका विद्यालय। विद्यालय का प्राथमिक अंग कौन होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी, कक्षा या प्रधानाचार्य। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्यालय का जो प्राथमिक अंग होता है वो होता है क्लास, यानी कि कक्षा जो होती है वो विद्यालय का प्राइमरी पार्ट यानी कि प्राथमिक अंग माना जाता है। कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है अध्यापक, शिक्षा, कक्ष वातावरण या अनुशासन। तो आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि अगर टीचर आया क्लास में, बहुत ही एंग्री रिएक्शन, गुस्से में सबसे बात किया तो रिएक्शन कैसा होगा पूरी क्लास का। अगर वो बहुत इमोशनली आपसे बात किया तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो क्लास का जो भी इन्वायरमेंट है वो सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, अध्यापक पर। अध्यापक चाहे तो क्लास को कैसा भी बना सकता है, इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ही बोरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कक्षा में भावात्मक वातावरण कौन पैदा करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक। एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र कौन हैं। सामाजिक प्रणाली के रूप में पूछा गया यहाँ पर कि विद्यालय के मुख्य उपतंत्र कौन से हैं, यानी कि मेन सब सिस्टम कौन से हैं स्कूल के, इन द टर्म ऑफ सोशल सिस्टम। ठीक है, सोशल सिस्टम के रूप में देखा जाए तो स्कूल्स का मेन सब सिस्टम क्या होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी, कार्यालय या लिपिक वर्ग या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएंगे उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर हम सामाजिक प्रणाली की बात करते हैं, सोशल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें टीचर्स भी आ जाते हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, इसमें ऑफिशियल वर्क के जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट वर्क के जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, किस विद्वान ने बहु लघुतंत्र की व्याख्या की है, फ्रैंकलिन, चेस्टर बर्नार्ड, ग्रिफिथ्स, हर्बर्ट साइमन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रिफिथ्स जो थे इन्होंने बहु लघुतंत्र की व्याख्या की थी। साधारणतः प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जाता है जिसके उपतंत्र परस्पर क्रिया करते हैं। यह कथन किसने कहा है। जो कोई भी प्रणाली होती है, सिस्टम होती है, ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जिसके जो सब सिस्टम होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। टेरी ने कहा, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा, ग्रिफिथ ने कहा या वांको ने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ्स, यानी ग्रिफिथ्स ने ही बहु लघुतंत्र की व्यवस्था व्याख्या भी की, और ग्रिफिथ ने ही बताया कि जो साधारणतः जो प्रणाली होता है, सिस्टम होता है, एक ये सम्मिश्रण होता है जिसके उपतंत्र आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, जिसके सब सिस्टम आपस में क्रिया करते हैं। तो दोनों का आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ्स। ठीक, विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है, खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, संकुचित प्रणाली या बहुआयामी प्रणाली। ठीक है, तो राइट हो जाएगा आपका आंसर खुली प्रणाली, यानी कि ओपन सिस्टम होता है। एजुकेशन सिस्टम जो होता है एक तरीके का ओपन सिस्टम होता है। 8 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे।
एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ग्रिफिथ्स, वांको, फ्रैंकलिन, चेस्टर बर्नार्ड। स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रिफिथ्स। ठीक है, तो जब भी टीम बिल्डिंग का क्वेश्चंस आए तो मेनली आप वहाँ पर देखना कि विद्यालय से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, उसके तंत्र से, सब सिस्टम से रिलेटेड कोई सिस्टम कोई है और आपको वो नहीं समझ आ रहा है तो आप ग्रिफिथ्स को ही करके आ जाना। जब भी स्कूल सिस्टम की बात की जाए, स्कूल सब सिस्टम की बात की जाए, यानी विद्यालय तंत्र या विद्यालय उपतंत्र की बात की जाए तो ग्रिफिथ्स अगर आपको नहीं आ रहा है तब आप ग्रिफिथ्स ही लगा के आना। ठीक है। किसने स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन दिया है कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा किया जा सकता है? तो डियर स्टूडेंट ये एकदम राइट है। अगर हम में विश्वास होता है तभी हम बहुत ही इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं। जब हमें एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं होता है तो वो वातावरण, वो इन्वायरमेंट कैसा इतना अच्छा हो सकता है ना? तो ऐसा किसने कहा है? ग्रिफिथ्स, आर्ग्रिस, जेपी वर्मा या बांको? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्ग्रिस ने कहा है। ठीक है, जब कैसे याद रखोगे आर्ग्रिस का? देखो, आगे रिस का मतलब होता है रिशियाना, यानी कि गुस्सा ना होना। जब प्रभावशाली वातावरण होगा, किस पर? विश्वास बनाकर प्रभावशाली वातावरण बन जाएगा तो आगे कभी भी रिस्सा रिस्सी नहीं होगी, यानी कि हम कभी भी गुस्सा नहीं होंगे। तो आर्ग्रिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के दो भाग होते हैं? पहला संगठन तथा दूसरा संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति। तो किसने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है विद्यालय का वो दो पार्ट में है, पहला ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा पीपल हु वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, गेटजेस, गुबा, वांको, फ्रैंकलिन या ग्रिफिथ्स? तो डियर स्टूडेंट्स इसको कहा है गेटजेस एंड गुबा ने। ठीक है, कैसे याद रखोगे? गेट है, ठीक है, और जेस एंड गुआ। तो गेट में दो लोग हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग। ठीक है, तो दो प्रणाली किसने बात की? जब गेट खुलेगा तभी तो उससे हम लोग जाएंगे। तो ठीक है, तो ये संगठन और संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति, विद्यालय संगठन के दो भाग को गेट, जेस एंड गुआ ने डिसाइड किया। अध्यापक द्वारा कक्षा में उत्पन्न किए गए भावात्मक वातावरण से क्या लाभ होता है? डियर स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला, छात्रों का ज्ञान बढ़ता है, छात्रों के भावात्मक पक्ष का विकास होता है, छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावात्मक पक्ष का विकास होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला तो ऑप्शन हट ही जाएगा, है ना? अब यहाँ पर देखो, ज्ञान बढ़ता है, भावात्मक पक्ष का विकास होता है, ये दोनों ही राइट आंसर हैं। लेकिन अब ये दोनों एक साथ किस में दिख रहे हैं हमको? सी में, कि छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावनात्मक पक्ष का भी विकास होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर एक टीचर है क्लासरूम में बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखता है तो बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा और उनका भावनात्मक पक्ष भी विकसित होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वां है, परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है। आपस में मिलने के अवसर कम होते हैं, व्यक्तियों की समझ कम होती है, निकट आत्मीय संबंध नहीं बन पाते, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। यानी जो परस्पर संबंध है इसमें संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की कठिनाई के व्यवधान के कारण होते हैं कि जब हम आपस में कम मिल रहे हों, या एक दूसरे की समझ कम हो, या हमारा आपसी आत्मीय संबंध कम हो, तब जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो पारी विद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते, क्यों? संगठन जटिल है, सोपान क्रम अधिक होता है, समूहों की संख्या अधिक होती है, उपरोक्त सभी कारणों से? तो डियर स्टूडेंट्स सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि जब दो पारी विद्यालय होता है, जैसे एक फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, जैसे दिल्ली वगैरह में चलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि दो मीटिंग में क्लासेस चलती हैं, एक फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट मीटिंग होता है कहीं कहीं पर इसमें गर्ल्स का होता है, सेकेंड मीटिंग में बॉयज़ का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कूल का सेशन बटा हुआ है। तो जब दो पारी होता है तो ये थोड़ा सा संगठन जो होता है जटिल भी हो जाता है, सोपान क्रम अधिक होता है, समूहों की संख्या अधिक होती है, तो इसलिए जो है मानवीय संबंध मधुर नहीं होते हैं। ठीक है, किसके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है? सिंपल सा एग्जाम्पल है, कपल को ही लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही ले लेते हैं। अगर इनके मध्य व्यवहार बढ़ रहा है
ठीक है। तो वो एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी अपने नज़र में रखते हैं, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर भी कि किसका ये कथन है, होमन्स का, फिलिप कार्टर का, ग्रिफिथ्स का या आर्गेरिस का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होमन्स का। तो कैसे याद रखोगे, ह्यूमंस, है ना। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन नेचर होता है, ये क्या होते हैं, जब ये आपस में इनका व्यवहार बढ़ता है तो एक दूसरे के प्रति इनकी पसंद नापसंद भी बढ़ जाती है। तो ह्यूमंस इसके राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं। तो याद रखना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक कौन से हैं, यानी कि कंपोनेंट पूछा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के स्कूल के, तो कौन से होते हैं, प्रशासक और प्रधानाचार्य, शिक्षक या छात्र, तीनों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तीनों ही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर के 3 घटक होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो प्रधानाचार्य होता है, उसके नीचे शिक्षक होता है, उसके नीचे छात्र होता है। तो ये 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होते हैं स्कूल के 3, स्टूडेंट्स, टीचर एंड प्रिंसिपल। विद्यालय के 3 प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध को क्या कहा जाता है। तो इसको भी रटना नहीं है, याद रख लो। प्रशासक छात्र संबंध, हो सकता है कि प्रिंसिपल और टीचर का संबंध हो, प्रिंसिपल और टीचर का संबंध हो, प्रिंसिपल और स्कूल के ग्रुप का संबंध हो। तो ये सभी संबंध बनते हैं आपस में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 18 है, कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का अधिकार है। तो प्रशासक शिक्षक संबंध, यानी कि प्रिंसिपल और टीचर का, टीचर और प्रशासक का, प्रशासक शिक्षक और शिक्षक प्रशासक का या प्रशासक शिक्षार्थी संबंध। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही करेक्ट हैं। ये दोनों हमको किस में दिख रहे हैं, सी में दिख रहे हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी जो प्रशासक शिक्षक है या शिक्षक प्रशासक संबंध है, ये मानवीय संबंधों का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने अध्यापक या प्राचार्य प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है। यानी जो टीचर हैं और प्रिंसिपल हैं, इनके बीच में जो रिलेशंस है उसके विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है क्रिस्टोफर ने। संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष ना हो, तो इस तरीके का वातावरण कब हो सकता है। प्रशासन ऐसा अवसर प्रदान करे कि मनुष्य सुरक्षा पूर्व रह सके, मनुष्य के आवागमन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, बौद्धिक रूप से सभी का विकास हो, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो वहाँ पर संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होती है। 21 है, अध्यापक तथा प्रकाशक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बनाए गए 10 सूत्रों में महत्वपूर्ण क्या है। पहला, प्रशासक शिक्षकों के साथ पिता के संबंध समान संबंध रखे, यानी जो प्रशासक है, प्रिंसिपल है, वो टीचर्स के साथ पिता का संबंध रखे, जैसे पिता एक संबंध रखता है। या जो प्रिंसिपल है उसको प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने अगर कहीं गलती कर दी तो उसको रेस्टिकेट कर दो या फिर उसको उल्टा सीधा सुना दो, नहीं, उसकी अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। तो ये तीनों ही 10 सूत्रों में क्रिस्टोफर ने 3 इम्पॉर्टेंट ये भी बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 टीम बिल्डिंग ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। पानी पी कर बैठो, पेशेंस बना कर बैठो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका एग्ज़ाम है। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। पढ़ोगे आप, बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे आप बैठोगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सीरियस लो, पढ़ाई करो। पेरेंट्स हैं, बहुत ही मुश्किल से पढ़ाते हैं, हर एक की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरो, अच्छे नंबर लेकर आओ, कुछ बन कर दिखाओ, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, लग जाओ इसमें अच्छे से। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4, और लाइक कर दीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो आपको। मेनली है मेरा फोकस कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि पढ़ाना तो सभी का काम है, बट इफ़ेक्टिव टीचिंग मेरा मेन मोटो होता है कि मैं आपको एक इफ़ेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावी शिक्षा दे सकूं, ताकि आप अच्छे से कुछ बन सकें। हमारे भावी टीचर हैं आप, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन, अर्थ रूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टोटल 70 क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 70 क्वेश्चंस हैं। तो पेशेंस बना के बैठना, पानी वगैरह लेके बैठो, टाइम लग सकता है, ठीक है। थकान तो मुझे भी लग जाती है। और स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1900 से 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है। तो याद रखना, जो 1900 से 1935 तक के काल है, इनको शैक्षिक प्रशासन का प्राचीन युग कहा जाता है।
सॉरी, किस विचारक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात यह व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित है। ऐसा किस विचारक का मानना है? तो राइट ऑप्शन है आपके पास एस.एन. मुखर्जी। जो एस.एन. मुखर्जी हैं, इन्होंने कहा कि जो शैक्षिक प्रशासन होता है ये वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की भी व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात जब व्यक्ति आपस में मिलजुल कर अच्छा कार्य करते हैं तो इसका संबंध एक शैक्षिक प्रशासन से ही जाता है। जितना अच्छा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, हमारे स्कूल का मैनेजमेंट रहेगा, उतना ही अच्छा वहाँ का रिजल्ट रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा गांठ बांध लेना कि स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा होना ज़रूरी है, हमारा मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, हमारी प्लानिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, तभी उसका एग्जीक्यूशंस भी अच्छा हो पाता है। ठीक है, तो इसको किसने कहा? एस.एन. मुखर्जी ने कहा। शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सभी मिलकर एक इकाई के समान कार्य करें। यह किसने कहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कहा है ब्रूक एडम्स ने। किसने कहा है? ब्रूक एडम्स ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जो शैक्षणिक प्रशासन है, मैंने बोला कि घर के जो मुखिया होते हैं उनके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो घर को एकजुट करके रखें, है ना। इसी तरीके से जो शैक्षिक प्रशासन होता है ना, वो स्कूल का मुखिया होता है, समझ लो। तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो सबको बांध के रखे जिससे सभी एक इकाई में काम करें, ऐसा कहा ब्रूक्स एडम ने। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ब्रूक का मतलब कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं सकता है जब शैक्षिक प्रशासन सबको बांध के रखे तो याद रखना इसको। किस विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक कर दिया था? तो इसको किसने किया था? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फेयोल। फेयोल ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया था। फेयाल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया तथा प्रबंधक कार्यों को पोस्ट कॉर्ब अक्षरों द्वारा परिभाषित किया? ठीक है, तो किसने किया था? जेपी शियर्स, गुलिक ने, लिंडले, आर्वेक या कलवर्टसन ने? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको किया था गुलिक ने। गुलिक ने फेयाल के विश्लेषण को अनुसरित किया, फॉलो किया उसको, और प्रबंधन कार्यों को पोस्ट कॉर्ब अक्षरों द्वारा परिभाषित किया। ठीक, तो नोट कर लेना इसको। मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री हैं? ठीक है, मैक्स वेबर का नाम याद रखना। तो किसके हैं मैक्स वेबर? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर जो हैं वो जर्मनी के हैं। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्ट कॉर्ब अक्षरों का प्रतिपादन किया था? तो अभी हमने पढ़ा ऊपर गुलिक ने किया था, क्योंकि गुलिक ने ही उनकी बात मानकर ही उसको पोस्ट कॉर्ब अक्षरों का प्रतिपादन किया था। फिर फेयोल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व होते हैं? तो फेयोल के अनुसार 7, 4, 5 या 3, तो कितने होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स 5 होते हैं। फेयोल है ना, फेयोल मीन्स 5, याद रखना, फेयोल 5। तो फेयोल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व होते हैं। फ्योल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का तत्व है? नियोजन, संगठन, आदेश या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों में नियोजन, संगठन, आदेश याद रख लो, 3 तो यही हो गए। फ्योल के अनुसार निम्न में से कौन शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है? ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? संगठन है, आदेश है, नियोजन है। ठीक है, अब इनमें से तो इनमें कोई नहीं दिख रहा है, तो कौन सा नहीं है, कोई ये पूछा है, तो कौन सा नहीं है? प्रक्रिया नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है? प्रक्रिया नहीं है। तो कुल कितने तत्व हैं? 5, तो याद कर लो, नियोजन, संगठन, आदेश, ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। तो ये 5 शैक्षिक प्रशासनिक तत्व हो गए फ्योल के अनुसार। नोट कर लेना, नियोजन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, ठीक है, और संगठन। गुलिक के अनुसार निम्न में से कौन पोस्ट कॉर्ब अक्षरों में शामिल है? नियोजन, संगठन, निर्देश या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही पोस्ट कॉर्ब अक्षरों में शामिल हैं। किनराव ने 1935 से 1950 तक के काल को कहा था प्रगति, आर्थिक संक्रमण या अवनति का काल। तो संक्रमण का काल कहा था किसने? किनराव ने। ओवंस ने 1935 से 1950 तक के काल को, ये एक्चुअली शिक्षा जगत में ये प्राचीन काल कहा गया। ठीक है, तो 1935 से 50 का काल जो था, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग बात कही। किनराव ने कहा ये संक्रमण का काल है। ओवंस ने क्या कहा? तो याद रखना, ओवंस ने कहा ये मानवीय संबंध काल था। ठीक है,
निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्ट कॉर्ब को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना? पेरेटो, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर या कॉम्ट? तो किसने माना था? मैक्स वेबर जो हैं इन्होंने पोस्ट कॉर्ब को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना था। निम्न में से किस काल को प्राचीन युग कहा जाता है? तो बार बार अभी मैं पढ़ाते ही आ रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्राचीन युग किसे कहा जाता है? तो 1900 से 1947 का जो युग रहा है उसको प्राचीन युग कहा गया। देखो यहाँ पर है 1900 से 1935, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है? तो प्राचीन युग था। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस काल को प्राचीन युग कहा गया? तो याद रखना 1900 से 1935 इसका राइट आंसर होगा। 1900 से 47 ये नहीं होगा, 35 होगा, ठीक है। तो 1900 से 1935 प्राचीन युग के नाम से कहा गया। 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया था? मानव पर, सामाजिक संबंध पर, मानवीय संबंध पर या ए और सी दोनों? तो राइट आंसर होगा मानव और मानवीय संबंध पर ज़्यादा बल दिया गया था 1935 से 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा? ओबन्स ने, जोन्स ने, रैलर ने या मार्फेट ने? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ओबन्स ने 1935 से 1950 तक के काल को क्या बोला था? मानवीय संबंध का काल बोला था। तो ओबन्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी थी? तो ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। किसने कहा था? किनराव ने कहा था संक्रमण काल 1935 से 1950 तक को। 1935 से 1950 तक के काल में फॉलेट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखना समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फॉलेट ने 1935 से 1950 में। फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है? समन्वित संबंधों का निर्माण, अनुरक्षण, शिक्षा का विकास या ए और सी दोनों? तो डियर स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी समन्वित संबंधों का निर्माण और शिक्षा का विकास जो है यही फॉलेट के विचारों का मुख्य केंद्र था। किसका कथन है कि प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं? तो यह कथन किसने कहा था? बर्नार्ड ने कहा कि जो प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है, यह व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता यानी कि स्किलफुल एक्टिविटी में योगदान देने के लिए तैयार करती, इसीलिए मोटिवेट रहते रहना हमेशा, डिमोटिवेट कभी मत होना। ये किसने कहा? बर्नार्ड। यानी अगर आप मोटिवेट रहोगे तो आप क्या रहोगे? बने रहोगे। तो याद रखना बर्नार्ड ने कहा था प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार करती है। 21 क्वेश्चंस कर लिया हमने। अभी भी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में करके मैसेज कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। थकान हो जाती है बोलते बोलते, ठीक है। मेहनत है आपके लिए, तो रिस्पांस भी आप ही देंगे उम्मीद करती हूँ। आप सभी लाइक कर दीजिए फटाफट, जितने लोग देखते हैं लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि एक मोटिवेशन मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है, तो वही है यहाँ पर भी मोटिवेशन मिलता है तो दिल करता है कि हाँ बच्चों के लिए और भी कुछ किया जाए, ठीक है। 22वां नंबर देखते हैं। कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण एवं अनुरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक या राजनीतिक? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। जो हमारा मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ये कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण एवं अनुरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है। क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मास्लो जो हैं इन्होंने क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कैसे याद रखोगे? माँ से लो, है ना, माँ से लो। तो क्रमिक आवश्यकता, तो हम एक क्रम में चलते हैं, ठीक है। तो माँ से एक क्रम में ही आते हैं, तो वही हो जाएगा मास्लो क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। 1935 से 50 तक का काल शिक्षा प्रशासन की विचारधारा किस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक आवश्यकता का जो सिद्धांत है, इससे ही 1935 से 50 तक का जो शिक्षा प्रशासन विचारधारा था प्रभावित था।
1935 से 50 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया जो प्रशासन के द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था। यानी पहला तो महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो वो था क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, और दूसरा क्या था, भागीदारी प्रजातंत्र, सत्ता का संप्रत्यय विनिश्चयकरण, नेतृत्व की संस्थापक सत्ता या लोक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व। तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सत्ता का संप्रत्यय विनिश्चयीकरण जो था वो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था प्रशासन का 1935 से 1950 के काल में। निम्न में से किसमें शैक्षिक प्रशासन में पारस्परिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है। शैक्षिक प्रशासन में पारस्परिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है। एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या उपयुक्त सभी। तो जो लोकतंत्र है इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, यानी कि इसमें शैक्षिक प्रशासन में पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है। निम्न में से किस विचारक ने शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं। मायर्स, कलवर्टसन, फेयोल या स्टोकडेल। तो अभी मैंने बताया फेयोल से 5 याद रखना है। 5 तत्व इन्होंने बताए थे, निर्देशन है ना, और आदेश, संगठन और संगठन, ठीक है। तो इस तरीके से 5 इन्होंने बताए थे, नोट कर लिया होगा आपने। और तो 5 तत्व किसने बताए थे, फेयोल ने बताए थे। 28वां देखते हैं हम। ओवेन्स ने निम्न में से किस काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा था। मानवीय संबंध आंदोलन ओवेन्स ने कहा था, और याद हो तो 1935 से 1950 तक के काल को कहा था। फॉलेट महोदय ने किस काल में समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये भी आपको याद होगा, 1935 से 1950 तक के काल को समाश्रिता सिद्धांत फॉलेट महोदय ने दिया। ओप्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से किसको पुकारा था। तो ओप्स ने जो है किसको पुकारा था, 1950 से 75 ईस्वी के काल को ओप्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा था। ठीक है। किस विद्वान ने कहा कि संस्थागत व्यवहार संगठन एवं उससे कार्य करने वालों के क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो कार्य कर रहे हैं उनके क्रिया और प्रतिक्रिया का रिएक्शंस होता है। तो इसमें से इसे किसी ने भी नहीं कहा था, ना तो ओवेन्स ने, ना किनराव ने, ना फॉलेट ने, तो किसी ने नहीं कहा था। 1950 से 75 तक के काल में किस उपागम पर बल दिया गया। तो जो 1950 से 75 तक का काल था उसको क्या कहा गया, तो उसको याद रखना, संस्थागत व्यवहार युग बोला गया। और इसमें किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक उपागम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। किस विद्वान का मत है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है। वर्गीस ने कहा, चेस्टर बनाल ने कहा, हर्बर्ट साइमन या बी और सी दोनों ने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चेस्टर बनाल्ड और हर्बर्ट साइमन ने कहा कि प्रशासन का मुख्य कार्य होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका मेन फंक्शन ही यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को फुली वेल डेवलप चला सके, यानी सुचारू रूप से चला सके, फ्लेक्सिबल तरीके से चला सके। समाज विज्ञान आंदोलन के प्रवर्तकों की मान्यता थी कि प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रशासन या मैनेजर को किस विषय पर ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो किस विषय पर ज्ञान होना चाहिए, समाज विज्ञान के विषय पर ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समाज विज्ञान आंदोलन के प्रवर्तक है। तो इनका क्या होगा, ये किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, समाज विज्ञान को। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं, बट आप ध्यान से ही पढ़ो उसको, तभी तो समझ आए ना। समाज विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं बताओ। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी आते हैं सोशल साइंस में, ठीक है। साइकोलॉजी भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है, पॉलिटिक्स भी आती है ना, ये सभी आते हैं। तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया। समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्प को जन्म दिया है। ऑप्शन है चतुष्कोणीय प्रशासन, त्रिकोणीय, द्विस्तरीय या स्वच्छ प्रशासन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिकोणीय प्रशासन को इन्होंने मेन बताया है। निम्न में कौन त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है। व्यक्ति, क्षमता, कार्य, सामाजिक संस्थिति। तो त्रिकोणीय प्रशासन में कौन आते हैं, तो इसको समझ लो, ये त्रिकोणीय प्रशासन इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति हो गया, ये कार्य हो गया, और ये इसकी सामाजिक स्थिति हो गई, ठीक है। तो क्या चीज़ हमने इसमें नहीं लिखा है, क्षमता नहीं लिखा है, तो यानी कि क्षमता जो है वो त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से किसने विद्यालय या संस्थाओं के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था।
आर्गिरिस, बेकी, पार्सन्स या साइमन। तो आर्गिरिस जो हैं इन्होंने ही विद्यालय या संस्था के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। किनराओ ने निम्न में से किस काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी? तो बार बार ये याद रखना, 1935 से 1950 तक के काल को किनराओ ने संक्रमण काल की संज्ञा दी। ठीक है। निम्न में से किस विद्वान ने 1935 से 50 तक के काल को सम्मिश्रितता का सिद्धांत कहा? तो समाश्रितता का सिद्धांत किसने कहा था? याद हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि कई बार आ चुका है। फॉलेट ने कहा। क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अभी हमने बोला मास्लो है ना, मास्लो। तो मास्लो इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर ट्रिक से जाओगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बर्नार्ड और साइमन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य किसको सुचारू रूप से चलाना पड़ता है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या था? संगठन था। संगठन को चलाना होता है सुचारू रूप से। समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक कौन थे? ठीक है, तो समर्थक कौन थे? पार्सन, बेकी, गोल्डनर। तो ये सभी ही समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक थे। निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था? तो अभी बताओ, अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, इसको साइमन ने किया था। तो हर्बर्ट साइमन क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उन्होंने ही अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पार्सन, हर्बर्ट साइमन, आर्मिरिस्ट, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी साइमन और आर्मिरिस्ट ने निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा जाता है? व्यक्ति का, सामाजिक संस्थिति का, कार्य का या उपयुक्त सभी का? तो देखो अब यहाँ पर त्रिकोणीय तो सबको इंपॉर्टेंस मिलेगी ना भाई। तो यहाँ पर सब की कुशलता को, चाहे वो व्यक्ति हो या कार्य हो, सामाजिक संस्थिति हो, सब की कुशलता को आवश्यक समझा जाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने सर्वप्रथम की थी? बेकी, साइमन, वर्क या वेबर? तो याद रखना साइमन ने ही समन्वित दृष्टिकोण की पहल सबसे पहले की थी। निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा? तो राइट आंसर हो जाएगा साइमन ने प्रशासन को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रणाली के रूप में देखा। प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? संप्रेषण, प्रवाह, व्यवहार, पर्यावरण। तो ये सभी जो हैं वो प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सूक्ष्म या समाजशास्त्रीय विधि का प्रशासन में प्रयोग किया? आर्गरिस, बर्नार्ड, टॉमसन या बेकी? तो अब यहाँ पर याद रखना टॉमसन, किसकी बात आ गई अब यहाँ पर? सूक्ष्म समाजशास्त्रीय विधि का प्रयोग प्रशासन में किसने किया था? तो टॉमसन ने किया था। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान समय में टॉमसन ने सूक्ष्म या समाजशास्त्रीय विधि का प्रशासन में कब प्रयोग किया? तो याद रखना 1967 में किया था। यानी अगर हम करंट की बात करते हैं तो टॉमसन ने जो माइक्रो सोशियोलॉजी है, ठीक है, उसका प्रतिपादन इन्होंने 1967 यानी 1967 में किया था। शिक्षा प्रशासन में निम्न में से किस पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव में किस पे सबसे ज़्यादा फोर्स यानी दिया जाता है, फोकस किया जाता है? भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन, मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से संगठन, आर्थिक संसाधनों का प्रभावी संगठन या दोनों का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी जो भौतिक संसाधन हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनका समुचित संगठन, और जो मानवीय संसाधन हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो ह्यूमन और फिजिकल दोनों ही रिसोर्सेज को इसने इम्पोर्टेंस दिया है शिक्षा प्रशासन में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किस विद्वान का मत है प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुण वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं? ठीक है, अगर प्रशासनिक तकनीकों में उनको आवश्यक ट्रेनिंग दी जाए तो अब पहले से ही उनमें क्वालिटी थी, जन्मजात क्वालिटी थी वो, लेकिन अब वो और भी अधिक पावरफुल हो जाते हैं जब उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, नीडी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसा किसने कहा? गुलिक ने, स्टोकडिल ने, मायर्स ने या बी और सी दोनों? तो दोनों ही, स्टोकडिल और मायर्स ने कहा था कि जब किसी क्वालिटी इंसान को और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वो और अधिक सुपर क्वालिटेटिव पर्सन हो जाते हैं। 54 नंबर है। निम्न में से किस विद्वान ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्यतः दो मान्यताओं को स्वीकार किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे कलवर्टसन। ठीक है, कलवर्टसन कैसे याद रखोगे? दो मान्यता, कलवर्टसन। ठीक है, यानी कलवर्टसन, करवटसन। तो करवट कितने होते हैं? दो करवट बदलते हैं हम। तो दो मान्यताओं को स्वीकार किया किसने? कलवर्टसन ने। शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है।
शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी थी? शिक्षा अनुसंधान विश्वकोश ने, ऑक्सफोर्ड विश्वकोश ने, अमेरिकन विश्वविद्यालय प्रशासक संगठन ने, या इसमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जो अमेरिकन विद्यालय प्रशासक ऑर्गेनाइजेशन था, अमेरिकन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसने ही ये परिभाषा दी थी। किसका मत है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है जिससे वे अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें? तो यह किसका कथन है? तो यह ग्राहम बेल फोर का कथन है। ठीक है, अल्प साधनों के अंतर्गत भी प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। जैसे ग्राहम बेल, उन्होंने क्या किया था? फ़ोन का आविष्कार किया था एक छोटी सी चीज़ से। ठीक है, तो उसी तरीके से अल्प साधनों का उपयोग करके बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो ये किसका मत था? ग्राहम बेल फोर का मत था। 57 नंबर है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना, इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से संबंधित हों। यह कथन किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्नोल्ड पॉल ने यह कथन दिया है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रभावित करना, यानी जो छात्रों का विकास हो रहा है, जो एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसी दिशा में उनको भेजा जाए, तो वो उस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना, तो टीचर एक साधन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं ताकि छात्रों को उनके विकास को, उनके जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उस दिशा में उनको भेजा जा सके। ठीक है, तो जिससे उनको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो ऐसा किसने कहा? आर्नोल्ड पॉल ने कहा। एक प्रशासक की कुशलता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह कामगारों से अधिक काम लेकर अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। इस दिशा में सोचने वाले पहले लेखक कौन थे? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर कल्वर्टसन, ग्राहम बेल फोर, फ्रेडरिक टेलर या लेस्ली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर जो थे, इन्होंने कहा कि कामगारों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम लेकर उत्पादन कर सकोगे, ठीक है, तो प्रशासक की कुशलता यही मानी जाएगी। यह कहा था फ्रेडरिक टेलर ने। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के समर्थक कौन थे? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लूथर, गुलिक, लिंडले, आर्किक, मैक्स वेबर, उपयुक्त सभी, इन सभी ने उत्पादन कुशलता पर बल दिया था। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? संवैधानिक व्यवस्था, प्रशासनिक, वैज्ञानिक या शैक्षणिक? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वैज्ञानिक व्यवस्था। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, और ये होता है वैज्ञानिक व्यवस्था। सिक्सटी 61 देखते हैं, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय कितने सिद्धांत हैं? 6, 3, 7, 5। तो याद रखना राइट आंसर है 6, यानी जो उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के सिद्धांत हैं वो कुल 6 हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत तथा सतत मूल्यांकन होते रहना आवश्यक है? विस्तृत तथा सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कि हर एक समय उस पर निगरानी रखना, उसका आकलन करते रहना कि सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। तो ये वैज्ञानिक व्यवस्था है, सामाजिक, प्रशासनिक या नौकरशाही व्यवस्था है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वैज्ञानिक व्यवस्था है। किस विचारक ने उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के 6 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? ठीक है, तो कुल संप्रदाय के कुल कितने सिद्धांत हैं? तो 6 हैं। और इसको किसने प्रतिपादित किया था? अब आपसे ये पूछ रहा है, तो किसने किया था? फ्रेडरिक टेलर ने किया था। तो उत्पादन कुशलता पर जनक जो है वो फ्रेडरिक टेलर ही माने जाते हैं। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कौन से सिद्धांत हैं? तो कुल कितने सिद्धांत हैं डियर स्टूडेंट? 6 हैं। तो यहाँ से 3 आप याद कर लो। ठीक है, आंशिक वृत्ति सिद्धांत, व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत, व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, साथ ही साथ और भी आपको याद करना है। ठीक है, तो और कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका समय के अध्ययन का सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप ध्यान दो, इसमें क्या क्या पूछा गया है। उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कौन से सिद्धांत हैं? तो कौन से हैं? ये सभी हैं। ठीक है, आंशिक वृत्ति सिद्धांत, व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत, व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत, ये सभी ही संप्रदाय के सिद्धांत हैं। टेलर द्वारा, फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित उत्पादन कुशलता पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये पूछा है। तो समय के अध्ययन का सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत या व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत। ठीक है,
तो कौन सा नहीं है, निर्णय सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये नहीं है, क्योंकि व्यवस्था निर्णय नियंत्रण सिद्धांत तो है, व्यवहारिक भी है, ठीक है, समय के साथ अध्ययन करना सिद्धांत भी है, लेकिन निर्णय सिद्धांत जो है इनके हिसाब से ये नहीं है। निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होते हैं, यानी जो काम करने वाले होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं, आलसी होते हैं। ये किसने कहा है, इसको कहा था फ्रेडरिक टेलर ने, क्योंकि ये भाई क्या करते, इनका तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जितने वर्कर हैं सब से जम के काम लो, जम के काम लोगे तो जम के उत्पादन होगा, ठीक है, तो यही है। तो जब ये काम नहीं करेंगे तो इन सबको क्या बोलते थे, आलसी होते हैं, यानी स्वभाव से आलसी ही होते हैं सभी कारगर, इसीलिए उनसे क्या करो, काम करवाओ अच्छे से, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक टेलर जो हैं इसीलिए जनक माने जाते हैं किसके, तो याद रखना उत्पादन कुशलता के, ठीक है, उत्पादन प्रोडक्शन जहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, याद रखना टेलर जी का नाम। अब आता है 67, किस विचारक ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादित किया था, तो 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था लूथर गुलिक ने, जबकि फ्रेडरिक टेलर ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। हेनरी फ्योल ने एक कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत दिए थे, तो हेनरी फ्योल ने एक कुशल प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए थे। प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता टेलर और गुलिक, सॉरी हेनरी फ्योल और गुलिक हैं। टेलर तो किसके हैं, ये हैं उत्पादन क्रिया के, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता पूछा गया है तो हेनरी फ्योल और गुलिक होंगे, तो यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलिक तथा फ्योल ने प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत कितने कार्यों की सूची दी है जो प्रशासन की भूमिका निर्धारित करते हैं, तो 5 इन्होंने दिया है, 5 सिद्धांत दिया है जिसके अंतर्गत प्रशासन की भूमिका निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल 70 + 21, यानी कि आज हमने 91 क्वेश्चंस किए इस वीडियो में। सो बने रहिए चैनल पर, ठीक है, देखते रहिए, फटाफट सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके सभी सब्जेक्ट को 2-3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करा सकूं, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर करते रहिए, चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।